A very warm welcome to all the students and learners, and today we are going to start a new chapter which name is the glimpses of the past. यानी कि भूतकाल की झांकियाँ या अतीत के आप झांकियाँ भी कह सकते हैं. बेसिकली इस चैप्टर के अंदर आपको एक कॉमिक फॉर्म में भारत की जो आज़ादी का कार्यक्रम चला था 1857 में, तो 1757 से लेकर 1857 के बीच में क्या क्या घटनाएं हुई थी तो उसके कॉमिक स्ट्रिप के रूप में दिखाया गया है. चलिए शुरू करते हैं. पहली जो चीज़ आप देख रहे हैं दैट इज़ द मार्टियर यानी कि शहीद. ये एक फंक्शन हो रहा है दिल्ली के अंदर जिसमें कि लता मंगेशकर गाना गा रही हैं और वो गाना गा रही हैं कि ए मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, जो कि एक हिस्टोरिकल इवेंट था जिसमें भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और उसके बाद जो देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री, और उनके बाद बैठी हुई हैं इंदिरा गांधी. और गाने के अंदर आप देख सकते हैं कि जो शहीद हैं, जो हमारे क्रांतिकारी लोग हैं, उनको याद किया गया था. इसके बाद में कंपनी के जो कॉन्क्वेस्ट है यानी कि कंपनी ने किस तरीके से अपने आप को स्टेबल करना शुरू किया भारत के अंदर, वो चीज़ दिखाई गई है. 1757 से 1849 के बीच किस तरह से उन्होंने भारत पर कब्जा किया. ये जो आप पीला जो पार्ट देख रहे हैं, येलो पार्ट आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, दिस इज़ द लैंड विच हैज़ बीन ऑक्यूपाइड बाय द ब्रिटिश कंपनी. और ये जो रेड जो कलर में आप देख रहे हैं, दिस इज़ द ब्रिटिश टेरिटरी, एंड the yellow part that you are seeing on the screen, it is the Indian princely states. तो क्या होता है कि with its superior weapons the British East India Company was extending its power in 18th century India. उनके पास बड़े superior weapons थे और अपना जो टेरिटरी थी उसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 18वीं शताब्दी में फैला रही थी. जो इंडियन प्रिंसेस थे, अब आप देख सकते हैं कि ये लोग सब यहाँ बैठकर डिस्कस कर रहे हैं, जो इंडियन प्रिंसेस थे वो शॉर्ट साइडेड थे यानी कि अदूरदर्शी थे, दूर की सोचने वाले लोग नहीं थे. तो ये जो सिंहासन पर बैठा हुआ है व्यक्ति, ये कहता है दैट अब स्टार्ट बा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम. उसने कहा कि वो जो मक्कार जो राजा बा है उसने इन इंग्लिश मर्चेंट्स को बुलाया, अब ये मेरी मदद करेंगे उनको डिफीट करने में. अब क्या होता है कि इन लोगों के बीच में कोई मतलब शांति नहीं थी, ये लोग आपस में लड़ते रहते थे. और उसके बाद क्या होता है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने जो इंडियन प्रिंसेस थे जिनका आपस में बड़ा कन्फ्लिक्ट चलता था, इनको एक दूसरे को सपोर्ट देना, मदद देना शुरू किया और वन बाय वन इन सबको जीत लिया. यानी कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अंग्रेज़ों ने यहाँ उसको पूरी तरीके से अप्लाई किया. और उसका कारण क्योंकि जो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स थी उनकी आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी, तो अंग्रेज़ों ने इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाया. अब क्या होता है कि एक फार सिंह रूलर ब्रेव, जिसको टीपू ऑफ मैसूर यानी कि टीपू सुल्तान जो आप देख रहे हैं, जब तक लड़े ब्रिटिश से जब तक उनकी अंतिम सांस भी नहीं चली गई. अच्छा, उसके बाद में क्या होता है कि कुछ लोग बात कर रहे हैं आपस में कि जो इंडियंस थे उन इंडियंस ने इन चीज़ों के प्रति क्या रिएक्ट, मतलब जो ब्रिटिश थे कि जब वो भारत को जीत रहे थे, भारत में अपने साम्राज्य फैला रहे थे, तो जो लोग थे इंडियंस थे उन्होंने किस तरीके से रिएक्ट किया. अब एक व्यक्ति कह रहा है कि भगवान का शुक्र है देयर इज़ पीस इन द कंट्री नाउ, अब भारत के अंदर शांति है और अब कोई वॉर या कोई लूटिंग ठग से नहीं है. यानी कि जो लुटेरे इनको परेशान करते थे, अब तो लुटेरों को मौका नहीं मिला क्योंकि वो लूटने का काम अब अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले लिया था. तो इसी वजह से अब जो लुटेरे को काम था वो बंद हो गया था और उनकी जगह अब अंग्रेज आ गए थे, जो बेचारे इंडियंस को अब ये चीज़ें पता नहीं थी. तो ये जो लोग थे, गरीब लोग, इनको सिर्फ यही मालूम था कि चलो ठीक है, जो लुटेरे हैं, ठग हैं, उन ठगों से हमें छुटकारा मिल गया. अब इनको ये मालूम नहीं था कि उन ठगों से जो बड़े ठग हैं अब वो देश को अब चलाने जा रहे हैं, देश को अपने हाथ में लेने जा रहे हैं. कोई कहता है कि ब्रिटिश को भगवान ने भेजा है,
और कोई कहता है कि हमारी जो डेस्टिनी है उनके साथ जुड़ी हुई है, यानी कि हमारा भाग्य उनके साथ जुड़ा हुआ है। और कुछ लोग बात कर रहे हैं कि उन गोरे लोगों ने जो राजा था, राजा को गद्दी से उतार दिया, उसको मार दिया। कुछ कह रहे हैं कि राजा जो है बड़े अच्छे थे, कुछ भी हो, और वो इसी धरती के थे। एक बूढ़ा कह रहा है कि अब हम फॉरेनर्स के स्लेव बन चुके हैं। अब देखिए, ब्रिटिश रूल की शुरुआत होती है 1765 से 1836। कैसे इन लोगों ने अपना रूल को, अपने राज्य को इस्टेब्लिश किया। दो चीज़ें आपको इसमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। 1757 द बैटल ऑफ प्लासी, एंड 1764 द बैटल ऑफ बक्सर। जो बैटल ऑफ प्लासी था 1757, 1757 का जो प्लासी का जो बैटल था, प्लासी का जो युद्ध था, जिसमें कंपनी ने नवाब सिराजुद्दौला को हराकर बंगाल का जो साम्राज्य था, बंगाल की जो स्टेट थी वो अपने अधीन कर ली थी। यहाँ से अंग्रेज़ों ने अपने साम्राज्य को फैलाने की शुरुआत की थी, क्योंकि उस टाइम के अंदर बंगाल वॉज द मोस्ट फर्टाइल एंड द रिच स्टेट इन ऑल ओवर द इंडिया। तो उसी चीज़ को उन्होंने सबसे पहले बंगाल को अपने अधीन कर लिया। और उसके बाद 1764 के अंदर जब बक्सर की लड़ाई हुई, तो बक्सर की लड़ाई के बाद अंग्रेज़ों का भारत में पूरे तरीके से जो आधिपत्य था वो जम गया। तो ये उन घटनाओं के बारे में बताती है कि जो रिलीजियस लीडर्स थे वो, अब देखिए क्या हो रहा है कि देश के अंदर एक तरफ तो जो अंग्रेज़ थे वो अपना साम्राज्य लगातार फैला रहे थे, यानी कि जो बची हुई जो स्टेट्स थी जो उनके अधिकार में नहीं थी उनको लगातार अपने अधिकार में ले रही थी। यहाँ एक अलग ही मैटर चला हुआ है, जिसमें कि जो रिलीजियस लीडर्स हैं वो अनटचेबिलिटी और चाइल्ड मैरिज जैसे आइडियाज़ की बात कर रहे हैं। यानी कि एक तरफ तो लोग जो खतरा उन पर मंडरा रहा है उससे परेशान नहीं है, लेकिन जो अनटचेबिलिटी और जो चाइल्ड मैरिज जैसे जो कलंक देश के अंदर कभी आया, और जिसने कि मतलब कि जड़ जमा ली देश के अंदर, ये लोग उस पर बात कर रहे हैं। ऐसे कोई व्यक्ति कह रहा है, ये सैफरॉन के अंदर बैठा हुआ, कि जो व्यक्ति भी मतलब समंदर पार करेगा वो अपना धर्म जो है खो देगा। यानी कि उस समय लोगों का पॉपुलर बिलीफ था कि जो व्यक्ति समंदर पार करता है, यानी कि जो दूर देशों की यात्रा करता है, उसकी जो जात है, धर्म है, वो चला जाता है। और कोई कहता है कि जितना भी ये सब हो रहा है ये दुनिया के अंदर, ये केवल औरतों की वजह से हो रहा है। यानी कि कुछ लोग ऐसे थे जो स्त्री शिक्षा के और स्त्रियों के खिलाफ थे, जिनको ऐसा लगता था कि दुनिया में सारी जो गड़बड़ी है वो केवल स्त्रियों की मेहरबानी है। तो ये बूढ़ा व्यक्ति उस चीज़ को प्रीच कर रहा है। अब इसके बाद में जो ब्रिटिशर्स हैं, देखे वो आपस में क्या बात कर रहे हैं। अब हकीकत ये थी कि जो इंडियंस थे वो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खो चुके थे, और ब्रिटिशर्स उनको डांटते थे, स्कॉन करते थे। अब देखिए, एक ब्रिटिश व्यक्ति कह रहा है, एक अंग्रेज़ अधिकारी कुछ कह रहा है, और ये देखिए किस तरह से पीछे बैकग्राउंड में एक व्यक्ति इसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ है। तो ये क्या कह रहा है कि जो यहाँ के नेटिव्स हैं वो अनवर्दी हैं, यानी कि विश्वास के काबिल नहीं है, और इनकेपेबल ऑनेस्टी, उनके अंदर ईमानदारी की भावना भी नहीं है, यानी कि बेईमान लोग हैं, उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, और अयोग्य लोग हैं। और एक पीछे जो हाथ फोल्ड करके खड़ा है, ये कह रहा है कि सच कहा आपने महाराज, लेकिन मैं तो ईमानदार हूँ। यानी कि ये चापलूसी। ब्रिटिश राज के अंदर एक चीज़ बड़ी देखने को मिली है, और उसका कई बार जिक्र भी किया गया है, कि कुछ लोग ब्रिटिश के नज़दीक आने के लिए उनकी चापलूसी किया करते थे। और वैसे भी ये कोई नई बात नहीं है, आज भी वो ट्रेडिशन चला हुआ है। आप देखते हैं कि सरकारी और जो गैर सरकारी महकमे हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके अंदर कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जो अथॉरिटी के नज़दीक जाने के लिए हमेशा अथॉरिटी की चापलूसी करते हैं। जैसे कई प्राइवेट या सरकारी स्कूल होते हैं जहाँ पर जो टीचर्स हैं वो प्रिंसिपल के नज़दीक आने के लिए प्रिंसिपल की चापलूसी करते हैं, उनको हमेशा खुश रखने की कोशिश करते हैं, ताकि प्रिंसिपल उनको या जो स्कूल अथॉरिटी है उनको थोड़ा बहुत उनके बारे में उनको फेवर करती रहे, रिलैक्सेशन देती रहे। तो इस तरह से वो उनकी चापलूसी करना ठीक समझते हैं। यही सेम चीज़ ब्रिटिशर्स के साथ होती थी, कि जो इंडियंस थे, कुछ इंडियंस जो कि भारत के भविष्य के बारे में सोचने के बजाय केवल अपने भविष्य के बारे में सोचते थे। अंग्रेज चाहे उनको कितना भी दुत्कार लें, गालियाँ दे लें, लेकिन वो हमेशा
उनके लिए अपनी लॉयल्टी को सिद्ध करने में लगे रहते थे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये व्यक्ति हाथ जोड़कर खड़ा हुआ है, तो ये जो अंग्रेज़ है ये कह रहा है कि यहाँ के लोग निकम्मे हैं और यहाँ के लोग विश्वास करने के लायक भी नहीं हैं। तो इसने तुरंत अपने आप को इसके सामने रखा और कहा कि नहीं नहीं साहब, मैं तो विश्वास करने के लायक हूँ। अब क्या होता है कि जो ब्रिटिश थे वो मर्चेंट थे, इनकी कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, बेसिकली वो एक मर्चेंट्स का ग्रुप थी। तो इन्होंने क्या किया कि जो कंपनी थी क्विक प्रॉफिट चाहती थी, और उन्होंने जो फार्मर्स थे उन पर हैवी टैक्सेस इम्पोज कर दिए। ये तो इतिहास में सबको पता है इस चीज़ का कि ब्रिटिशर्स ने कितना ज़्यादा नुकसान भारत की इकोनॉमी के साथ में किया है। एक रेफरेंस मैंने एक किताब के अंदर पढ़ा है, और बहुत ही सेलिब्रेटेड ऑथर हैं डॉक्टर शशि थरूर, तो उनकी एक किताब है, अगर आपको वक्त टाइम मिले तो आप ज़रूर उसको पढ़िएगा, बड़ी अच्छी किताब है। किताब का नाम है द ईरा ऑफ डार्कनेस, यानी कि अंधकार का काल। तो उसके अंदर मैंने एक रेफरेंस पढ़ा कि ब्रिटिश जब भारत के अंदर नहीं आए थे तो उस समय भारत की जो जीडीपी थी वो जीडीपी लगभग 3.5% के समथिंग जीडीपी थी, जो पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा थी। यानी कि यूरोप को भी अगर मिला लिया, पूरे यूरोप की अगर जीडीपी मिला लें और उस समय भारत की जीडीपी मिला लें तो भारत की जीडीपी उससे ज़्यादा थी। लेकिन जब भारत से अंग्रेज़ गए 1947 के अंदर, तब भारत की जो जीडीपी थी वो मात्र 2 या 3% पर आ गई थी। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपने 200 ईयर्स का जो ये जो शोषण था 200 साल का, इस 200 साल के अपने इस मिस रूल में कितना ज़्यादा इस लैंड को नुकसान पहुंचाया। तो इनमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ वो फार्मर्स को हुआ, गरीब किसानों को हुआ। और इसका जो विवरण है, इसके जो अकाउंट्स हैं, इसकी जो डिटेल्स हैं, वो अलग अलग आप बहुत सारे लिटरेचर्स में पढ़ सकते हैं। जैसे नील विद्रोह हुआ, नील विद्रोह का होने का कारण भी यही था कि ज़बरदस्ती वहाँ के जो किसान थे उनसे नील को उगवाया जाता था। तो दीनबंधु का एक नाटक है नील दर्पण, वहाँ उसने किसानों की जो प्लाइट है, किसानों की जो मनोदशा है, उसको वहाँ डिपिक्ट किया है। किसानों की जो भारतीय किसान जो थे उनकी दशा और कितनी दयनीय थी, इस चीज़ को मुंशी प्रेमचंद ने भी अपने उपन्यास गोदान के अंदर दिखाया है। और भी कई सारे जो मशहूर लेखक रहे हैं, उन्होंने अपनी मशहूर कृतियों में भारत के जो किसान है, किसान वर्ग है, उसकी जो दयनीय और दीनहीन दशा थी उसको उन्होंने डिपिक्ट किया था। तो अब ये लोग क्या करते थे, ब्रिटिशर्स इन पर टैक्स इम्पोज करते थे, क्योंकि मर्चेंट थे तो जल्दी से जल्दी मुनाफा कमाना चाहते थे। अब देखिए, ये व्यक्ति कह रहा है कि आपके जो लोग हैं वो तो हमारी सारी की सारी फसल ले रहे हैं। तो ये ब्रिटिश आदमी कह रहा है कि तुम्हारे पे अब भी उधार है, और अगर तुमने अगले हफ्ते तक टैक्स पे नहीं किया तो जेल भेज देंगे तुम्हें। अब देख क्या होता है कि स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गिव देम मोर प्रॉफिट्स। अब भी क्या है कि इन्होंने कोई दूसरे तरीके इस्तेमाल किए जिसने कि इनको और ज़्यादा प्रॉफिट्स दिया। अब ये बूढ़ा सा व्यक्ति है, क्या कहता है कि जो सामान है वो मैन्युफैक्चर्ड होता है इंग्लैंड के अंदर, और वो यहाँ पर इंडिया के अंदर हैवी ड्यूटी यानी कि उस पर टैक्स लगाकर ब्रॉड नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि इंग्लैंड के अंदर जो माल बनता है उसको बिल्कुल टैक्स फ्री करके यहाँ पर बेचा जाए। तो किसी ने कहा कि तो अच्छा आइडिया है। तो इस तरह से क्या है कि जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ थी, इंडियन इंडस्ट्रीज़ को ब्रिटिशर्स ने बिल्कुल क्रिपल्ड कर दिया, यानी कि बिल्कुल अपंग बना दिया कि इंडिया के अंदर जो माल बनता था उस माल पर टैक्स लगाया जाता था, लेकिन जो ब्रिटेन से जो माल आता था बन करके उसको बिल्कुल भी मतलब ड्यूटी फ्री कर दिया गया था, उस पर किसी भी तरह का कोई कर नहीं लगता था। अब अंदर आप देख सकते हैं लेफ्ट राइट हैंड साइड पर कि इसके बाद क्या होता है कि जो फेमिनीज है, यानी कि जो अकाल है, अकाल आता है, और 1822 से 1836 के बीच में लगभग 15 लाख जो भारतीय हैं वो भुखमरी से मर जाते हैं। ये इतिहास के अंदर आप इसको पढ़ेंगे कि भारत के अंदर बहुत ज़्यादा भयंकर भयंकर अकाल आए हैं, जिनमें कि लाखों लोग, लाखों भारतीय मरे हैं। तो ब्रिटिश की जो इनसेंसिटिविटी थी वो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब
विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर था, तो उस समय बंगाल के अंदर, यानी कि अराउंड 1920s के और 30s के अराउंड, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, कि 1920s और 1930s के आसपास में बंगाल के अंदर अकाल पड़ा, जिसको ग्रेट बंगाल फेमीन कहा गया। तो लाखों लोग उससे प्रभावित हुए, लाखों लोग उस अकाल में मरे। तो किसी ने ये जो विंस्टन चर्चिल था, विंस्टन चर्चिल से कहा कि देखिए साहब, बात के अंदर लाखों लोग मर रहे हैं, तो आपको ज़रूरत है कि यहाँ जो अनाज है उन अनाज को उस साइड, यानी कि बात की साइड में उसको डिपार्ट कर देना, ताकि उनको थोड़ा सा राहत मिल जाए। तो विंस्टन चर्चिल ने कहा कि अगर बात के अंदर लोग मर रहे हैं तो गांधी अब तक जिंदा कैसे हैं। तो उनकी सेंसिटिविटी का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि हाउ मच इनसेंसिटिव दे वर। तो ये जो बेचारा बूढ़ा व्यक्ति है जिसको आप देख रहे हैं, ये कहता है कि जो ब्रिटिशर्स जो पॉलिसीज़ हैं, उन्होंने हमारी जो एक्सपर्ट आर्टिसन, यानी कि हमारी जो कलाकारी थी और जो हमारे बिजनेस थे, उसको इन्होंने बर्बाद कर दिया। कलाकारी से मतलब ये है कि इंडिया के अंदर जो उसका नेटिव जो इंडस्ट्रीज़ थी, सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ जो काम होता था वो हथकरघा का काम होता था। तो जब ये ब्रिटिशर्स आए, तो इन ब्रिटिशर्स ने लोकल जो इंडस्ट्रीज़ थी, खास करके हथकरघा उद्योग, जो टेक्सटाइल जो था यहाँ का, उसको इन्होंने पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया। वरना रिकॉर्ड्स और इतिहास ऐसा कहते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा कपड़ा, ऐसी बुनाई, हमारे यहाँ कढ़ाई ऐसी होती थी कि पूरे दुनिया में उसका कोई जवाब नहीं था। This was all for now, and rest of the story we will continue in our next video. Till then, thank you very much.